इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इसको लेके मेरे मन में इतनी सारी बातें चलती थी कि मैं कभी सोचता था आखिर इसे किसने बनाया, कैसे बनाया और कब बनाया। क्योंकि मेरे मन में तो यही सवाल चलते थे कि आखिर इतना बड़ा स्ट्रक्चर स्पेस में कैसे बना दिया गया। मैं हर वक्त यही सोचता था कि इतना सारा मटेरियल स्पेस में कैसे पहुंचाया गया। क्योंकि जब हम एक छोटी सी एज में होते हैं तो हमारे मन में अजीब से ही सवाल चलते हैं कि इतना सारा सामान आखिर स्पेस में कैसे पहुंचाया गया। इससे स्पेस स्टेशन का साइज इतना बड़ा है, इसके बावजूद भी इसे स्पेस में बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी क्या? और दूसरी चीज ये कि इसे स्पेस में बनाया भी गया या फिर नहीं। तो इन्हीं क्वेश्चंस के बारे में आज बात करेंगे इस वीडियो में। ज्यादा टेक्निकल बातें नहीं करूंगा, नॉर्मल से इजी से आंसर देंगे और जानेंगे कि आखिर इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है। सो हे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल वन क्लिक हिस्ट्री पे एक और न्यू वीडियो के साथ में। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो सबसे पहले थोड़ी सी बेसिक चीज के बारे में जानते हैं। तो ये तो आपको पता ही होगा कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक बहुत ही बड़ा सैटेलाइट है जिसको कि स्पेस में छोड़ा गया है। जी हाँ, डेफिनेटली एक बहुत ही बड़ा सैटेलाइट है जिसको कि उसके काम के बेस पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन नाम दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद ये भी एक सैटेलाइट ही है जो कि धरती के ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहता है। लेकिन इसमें जानने वाली बात यह है कि ये धरती की सतह से 386 किलोमीटर दूर 28,163 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से धरती की ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। और आप ये बात इमेजिन कर ही सकते हैं कि ये स्पीड कितनी तेज होगी। जब हम एक कार में बैठते हैं और उसकी स्पीड अगर 150 या 200 भी चली जाती है तो हमें ऐसा लगता है कि हम पीछे के लिए खिंच रहे हैं। तो जिस स्पीड से ये धरती का चक्कर लगा रहा है, ये हमारे लिए एक बिल्कुल ही अनइमेजिनेबल स्पीड है जिसको कि शायद हम धरती पर रहकर कभी एक्सपीरियंस कर भी पाएंगे या फिर नहीं। तो आपको बता दूं कि जो ISS है यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, उसका जो मेन काम है वो है एज अ प्रैक्टिकल लैब। जी हाँ, ये धरती के ऑर्बिट में एक चलती फिरती लैब है। लेकिन अब आप बोलोगे कि ये किस तरह की लैब है? ऐसे कौन से एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि धरती पर नहीं हो सकते? तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो भी प्रैक्टिकल्स होते हैं या फिर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो होते हैं सारे स्पेस रिलेटेड, जिनमें की मेन फोकस होता है जीवों का स्पेस में सर्वाइव करने के ऊपर। और अगर इससे भी ज्यादा मेन फोकस के बारे में बात की जाए तो वो होता है इंसानों का स्पेस में सर्वाइव करने के ऊपर। तो यहाँ पर जितने भी प्रैक्टिकल्स होते हैं या फिर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो इसी बेस पर होते हैं कि क्या इंसान स्पेस में सर्वाइव कर सकता है या फिर नहीं, या फिर कह सकते हैं कि कोई लिविंग थिंग स्पेस में कितने हद तक सर्वाइव कर सकती है। तो हो सकता है आप में से भी कई लोगों को मेरी तरह लगता होगा कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि स्पेस में मौजूद एक स्टेशन जहां पर स्पेस में ट्रैवल करने वाले साइंटिस्ट स्टे करते होंगे और उनके जो स्पेसशिप हैं वो वहां पर पार्क किए जाते होंगे। तो हाँ, बिल्कुल सही है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इस काम में भी यूज आता है। जब भी धरती से कोई ट्रैवलिंग सैटेलाइट या फिर स्पेसशिप लॉन्च किया जाता है तो उसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ही डॉक किया जाता है। हालांकि वहाँ उसे पार्किंग नहीं, डॉकिंग कहते हैं। और धरती से ISS पे जाने वाले साइंटिस्ट यहाँ पर स्टे करते हैं और यही साइंटिस्ट यहाँ पर रिसर्च करते हैं और एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो कुल मिलाकर जो आप सोचते थे वो बिल्कुल सही है। तो अब बिना देर करते हुए ISS की इंटरेस्टिंग हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि आखिर उसके टाइम पीरियड में हुआ क्या था, किस तरह से इसे बनाया गया, किसने इसे बनाया और इसे बनाने के पीछे का रीजन क्या था। नवंबर सन 2000 के बाद से स्पेस में घूमते हुए कुछ लोहे के टुकड़े जिन्हें आपस में जोड़ा गया है और उन्हें कहा जाता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इन धातु के टुकड़ों को स्पेस स्टेशन कहा जाता है क्योंकि इनमें फूकी गई है कुछ टेक्नोलॉजी और इनका काम ही कुछ इस तरह का है। और ये सब कुछ मिलाकर ही एक स्पेस स्टेशन बनता है। सन 2000 से घूमते हुए ISS को 5 स्पेस एजेंसीज ने बनाया है। जो 5 है अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा, रूस की स्पेस एजेंसी रोसकोसमोस, काफी अजीब नाम है ना। फिर आती है यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो की पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट की एक कंबाइंड एजेंसी है। उसके बाद जैपनीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी और 5वीं है कैनेडियन स्पेस एजेंसी। यही वो 5 एजेंसीज हैं जिन्होंने मिलकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बनाया है। अब इसमें सोचने वाली बात यह है कि जब इसे 5 एजेंसीज ने बनाया है तो इसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्यों कहा जाता है? यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे इसे बहुत सारी कंट्रीज यूज कर सकती हैं, लेकिन इसे बनाया तो केवल 5 एजेंसीज ने। तो इसके बारे में आगे जानेंगे, लेकिन पहले इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। 1980 के दशक में अमेरिकन प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन नासा को एक आदेश देते हैं। वो आदेश देते हैं कि हमें लगभग एक दशक के अंदर एक स्पेस स्टेशन बनाना है। अब ऐसा नहीं है कि स्पेस स्टेशन के ऊपर काम यहीं से स्टार्ट हुआ, इसके बारे में पहले भी सोचा जा रहा था। लेकिन अब हाईकमांड से आदेश आने के बाद ये काम वो और भी ज्यादा फ्रीली कर सकते थे। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि अमेरिका इस काम को अकेले नहीं कर सकता था, यानी कि नासा इस काम को अकेले नहीं कर सकता था, क्योंकि उस टाइम पर इतनी भी ज्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई थी कि नासा अकेले इस काम को कर लेता। तो फिर नासा जापान और यूरोपियन एजेंसीज के साथ एक कंबाइंड प्रोजेक्ट बनाती है जिसमें कि ये तीनों मिलकर इस प्रोजेक्ट में काम करेंगे। लेकिन 1993 में इसमें रूस को भी ऐड कर लिया
किया जाता है, क्योंकि रूस के पास कक्षीय सैटेलाइट्स को ऑपरेट करने का काफी एक्सपीरियंस था। और 1998 आते आते इसमें वो 5 एजेंसीज ऐड हो चुकी थी जिसने कि इस प्रोजेक्ट को बनाया। तो अब नासा को तो ऊपर से आदेश थे कि 1 दशक के अंदर तुम एक स्पेस स्टेशन बनाओ। तो फिर क्या था, काम जोरों शोरों से शुरू हो गया। तो फिर ये एजेंसीज मिलकर एक मॉडल तैयार करती हैं, जिसमें कि एक सिलेंड्रिकल शेप का स्ट्रक्चर होता है जो कि सोलर एनर्जी से चलेगा। और ये इस मॉडल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जो कि था रूसी पार्ट और अमेरिकन पार्ट। जो रूसी पार्ट था उसको तो रूस ऑपरेट करता है, लेकिन जो अमेरिकन पार्ट था उसको बाकी एजेंसीज मिलकर ऑपरेट करती हैं। 1998 वो टाइम पीरियड आता है जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बनाना स्टार्ट किया जाता है। लेकिन अब मैं आपको 1-2 चीजें क्लियर करता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसे पूरी तरीके से स्पेस में नहीं बनाया गया। इसके मॉड्यूल्स को अर्थ पे तैयार किया गया, उसके बाद उन्हें लॉन्च किया गया और स्पेस में पहुंचाया गया। वहां जाकर उन मॉड्यूल्स को ज्वाइंट किया गया, तब जाकर ये पूरा का पूरा स्पेस स्टेशन तैयार हुआ। मुझे भी पहले ऐसी कुछ कंफ्यूजन्स थी जिनमें मैं सोचता था कि छोटे छोटे पार्ट्स को स्पेस में ले जाया जाता होगा और वहां पर उन्हें बनाया जाता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बड़े बड़े मॉड्यूल्स को धरती पर तैयार किया जाता था, उसके बाद उन्हें लॉन्च किया जाता था, तब जाकर स्पेस में ये स्पेस स्टेशन तैयार किया गया। तो आपको बता दूं कि 1998 में इसे स्पेस में लॉन्च करना स्टार्ट किया गया था। इसके जो मॉड्यूल्स थे वो 1990 से ही धरती पर बनाए जा रहे थे। ये एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड था जिनमें इन मॉड्यूल्स के स्ट्रक्चर को तैयार किया गया और इन्हें मैन्युफैक्चर किया गया। 1998 में पूरे स्टेशन के स्ट्रक्चर का पहला मॉड्यूल लॉन्च किया जाता है, जो कि था रूस द्वारा बनाया गया जारिया मॉड्यूल। इसे नवंबर 1998 में प्रोटॉन रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाता है। उस टाइम पर जो जारिया मॉड्यूल के बेसिक काम थे वो थे इलेक्ट्रिसिटी, कनेक्टिविटी और ऊंचाई को कैलकुलेट और कंट्रोल करना। लेकिन अभी के टाइम पर जारिया ये सब काम नहीं करता। अभी इसे यूज किया जाता है एज अ स्टोरेज और प्रोपल्शन सिस्टम के रूप में। जब ये आर्टिकल लिखा गया था उस टाइम तक तो इसे इसी काम के लिए यूज किया जाता था। और इसके 1 हफ्ते बाद स्पेस शटल एंडेवर में बैठकर कुछ अंतरिक्ष यात्री अमेरिकी मॉड्यूल यूनिटी को इस कक्षा में पहुंचाते हैं। और ये जो मॉड्यूल है यूनिटी, ये अभी के टाइम पर रूसी पार्ट और अमेरिकन पार्ट को ज्वाइंट करता है। और स्पेस स्टेशन के पहले मॉड्यूल के लॉन्च के एग्जैक्ट 2 साल बाद एस्ट्रोनॉट्स की एक टीम स्पेस स्टेशन पर पहुंचती है, जिस टीम में शामिल थे यूरी गित्जेंको, सर्गेई क्रिकालेव और नासा के अंतरिक्ष यात्री बिल शेफर्ड। यही वो पहली टीम थी जो कि पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर कदम रखती है। और आज के टाइम पर स्पेस स्टेशन का साइज इतना बड़ा हो चुका है कि ये लगभग एक अमेरिकी फुटबॉल मैदान के बराबर है, जिसमें कि नॉर्मली 3 लोग और मैक्सिमम 6 लोग स्टे कर सकते हैं। इस स्पेस स्टेशन में जो 2 पार्ट हैं, यानी कि अमेरिकी पार्ट और रूसी पार्ट, वो दोनों ही बिजली पैदा करते हैं और दोनों में ही रहने की जगह है और डॉकिंग के पार्ट्स हैं। डॉकिंग करने के पार्ट्स यानी कि पृथ्वी से जो भी स्पेस शटल्स जाते हैं उन्हें वहां पर डॉक किया जाता है। और इन दोनों पार्ट्स को एक तीसरे पार्ट से ज्वाइंट किया गया है, जिसमें कि वो ट्रेवल कर सकते हैं और एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जा सकते हैं। और वैसे तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बहुत सारे पार्ट लगे हैं, लेकिन इसमें एक और भी इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो कि है कनाडा का कैनेडा आर्म 2। ये पार्ट एक स्पेस क्रेन की तरह काम करता है। ये एक रिमोट कंट्रोल स्पेस क्रेन है, जिससे कि किसी भी भारी चीज को स्पेस स्टेशन में एक जगह से दूसरे जगह पर रखा जा सकता है। और ऑल्सो ये स्पेस शटल्स को पकड़ने का काम भी करता है जब उन्हें डॉक किया जाता है। और अमेरिका वाले पार्ट के साइड पर जो सबसे बड़ा मॉड्यूल है वो है जापानीज मॉड्यूल कीबो, जो कि एक स्पेस लैब है, जिसके बगल में है नोड 3, जिसे कि ट्रैंक्विलिटी मॉड्यूल भी कहते हैं। और इसी पर लगा है यूरोपियन मेड कपोला, जिसे आप क्यूपोला भी कह सकते हैं। और इस क्यूपोला से एस्ट्रोनॉट्स को धरती का एक बहुत ही सुंदर व्यू दिखाई देता है। और 2016 में अमेरिका ने इसमें एक और मॉड्यूल ऐड किया है, जो कि है बिगेलो एक्सपेंडेबल एक्टिविटी मॉड्यूल, जिसको कि शायद आने वाले टाइम में एक स्पेस होटल के रूप में भी यूज किया जा सकता है। अमेरिका ने इस मॉड्यूल को इसी विजन से ऐड किया है कि आने वाले टाइम में अगर स्पेस ट्रैवलिंग पॉसिबल होती है तो इस मॉड्यूल को एज अ होटल यूज किया जाएगा। लेकिन वो तो आने वाला टाइम है, ये पॉसिबल भी हो पाता है या फिर नहीं, ये तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। तो अब इस सवाल पे आते हैं जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, कि अगर इस स्पेस स्टेशन को 5 एजेंसीज ने बनाया है तो इसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्यों कहा जाता है। तो इसके पीछे भी कुछ रीजंस हैं, जिनमें से पहला रीजन है कोलैबोरेशन। बहुत सारी कंट्रीज अपनी साइंटिफिक रिसर्चेस को और अपनी टेक्नोलॉजीज को शेयर करती हैं, जिसके वजह से बाकी कंट्रीज को इनके साथ काम करने का मौका मिलता है और इस स्पेस स्टेशन को यूज करने का मौका भी मिलता है, जिसके वजह से कई कंट्रीज इस स्पेस स्टेशन को यूज करती हैं। इसका दूसरा रीजन है फंडिंग। आईएसएस के लिए कई देशों से फंडिंग आती है। हर देश आईएसएस के लिए एक बजट देता है, जिसके बाद कि वो आईएसएस को यूज कर सकते हैं। तीसरा रीजन है क्रू रोटेशन। कंट्रीज आपस में एस्ट्रोनॉट्स को एक्सचेंज करती है। कई देशों के काफी इंटेलिजेंट एस्ट्रोनॉट्स और साइंटिस्ट इनके साथ कोलैबोरेशन करते हैं, जिससे कि आईएसएस को और इसे बनाने वाली एजेंसीज को काफी फायदा मिलता है। और इसी वजह से बहुत सारी कंट्रीज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को यूज करती हैं। चौथा रीजन है रिसर्च प्रोग्राम्स। आईएसएस में बहुत सारे देशों की टीम्स मिलकर रिसर्च और प्रोग्राम्स करती है। आईएसएस पे जो भी प्रोग्राम्स और रिसर्चेज होती हैं वो सारी की सारी इंटरनेशनल टीम्स द्वारा होती हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि 5 एजेंसीज ने इसे बनाया और उन्हीं 5 एजेंसीज के साइंटिस्ट इस पे रिसर्च कर पाएंगे। दुनिया में बहुत सारा टैलेंट और एक्सपीरियंस ऐसा है जो कि बाहर से कंज्यूम करना पड़ता है। तो ये जो रिसर्च करने वाली टीम्स होती हैं ये इंटरनेशनल टीम्स होती हैं, जिनमें कई देशों के एस्ट्रोनॉट्स और साइंटिस्ट जुड़े होते हैं। तो इसी वजह से आईएसएस को बहुत सारी कंट्रीज आपस में मिलकर इंटरनेशनल लेवल पे यूज करती हैं।
तो अब आने वाले टाइम में देखते हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कब तक चलता है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी। तो इस इन्फॉर्मेशन में मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना, और अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन को दबा देना, ताकि इसी तरह की और वीडियोस आपको टाइम टाइम पर मिलते रहे। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।